टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना कैंट की हदूद कासिम बेला मुल्तान में। नाजरीन, मजदूरी करने वाले शख्स की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। वो शख्स जिसके 4 बेटियां हों, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। और अपने साले से या अपने ही रिश्तेदारों से उस शख्स की क्या दुश्मनी हो सकती है। एक फूल बेचने वाला, एक मजदूरी करने वाला शख्स किसी का क्या जान का दुश्मन हो सकता है, या कोई उसकी जान का दुश्मन कैसे हो सकता है। टैंक चौक चुंगी नंबर 1 पर मोहम्मद इब्राहिम नामी शख्स फूल बेचता था। स्टार्टिंग में झगड़ा घर से स्टार्ट हुआ। झगड़ा इतना बढ़ा कि उसका अंजाम मोहम्मद इब्राहिम की भयानक मौत की सूरत में हुआ। मोहम्मद इब्राहिम के 4 बच्चे हैं। लवाहिकीन किस तरह से मोहम्मद इब्राहिम का मुकदमा लड़ रहे हैं। राणा अली और फैज़ान अली ये आपस में क्या लगते हैं और इन्होंने मोहम्मद इब्राहिम को क्यों मौत के घाट उतारा। मैं हूं आपका अपना मेज़बान हसन मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। हम हक़ाइक़ से उठाने की कोशिश करेंगे पर्दा, और हम आपकी अदालत में वो तमाम चीज़ें पेश करेंगे जिससे आप ये फ़ैसला कर सकें कि इस केस का दर हकीकत है मुजरिम कौन। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, एक फूल बेचने वाले शख्स की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। एक मज़दूर शख्स की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। वो शख्स जो सुबह से घर से बाहर निकले और शाम में घर में आए और अपने बीवी बच्चों, अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी से ज़िंदगी बसर करता हो, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। जब घर से बाहर निकले तो उस वक्त निकले जब सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक ही ना रहा हो, और जब वो घर वापस आए तो मज़दूरी करके उस वक्त घर वापस आए जब अंधेरे का वक्त हो। नाजरीन, चंद रिश्तेदारों से वो मिलता होगा, चंद दोस्तों से मिलता होगा, शायद वो भी उस वक्त जब उसके पास वक्त होता होगा। जब एक शख्स की ज़िंदगी में वक्त ही नहीं होता तो वो अपने सिर्फ क्लोज़ लोगों में ही मसरूफ़ रहता है। हस्बैंड का या मुदैया जो हैं, ये अपने हस्बैंड का केस पहले भी थाने में लेकर गई। इनकी शादी कब हुई, झगड़ा कहाँ से चला, क्या हुआ, तमाम तर बातें हम इस केस की मुदैया कोमल बीबी और मोहम्मद इब्राहिम की ज़ोजा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बाजी। सबसे पहले तो बहुत दुख है, अल्लाह ताला आपके शोहर को जन्नत में जगह अता करें, आपको सब्र दें, आपको इंसाफ दें, हम यही दुआ करेंगे। ये कब से केस चल रहा था, ये किस तरह से वक़ूआ हुआ। यानी एक मज़दूर शख्स, आपके शोहर मज़दूरी करते थे जी, फिर उसके बाद उन्होंने फूल बेचना शुरू किए, तो ये इस तमाम तर केस में मुलविस कौन है, झगड़ा कैसे शुरू हुआ, कैसे सारा मामला शुरू हुआ, ये अब आप बताएंगे। सर ये 2012 में मेरी शादी हुई थी, 12वें महीने में। तो पहले तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से रिश्ता तय किया। जहाँ मेरे वालिदैन का घर है उसी गली में मेरी नंदों का घर है, तो वही रिश्ता मांगने आए थे। माँ बाप ने हंसी खुशी कर दिया, हालांकि मैं राज़ी नहीं थी। मैं चाहती थी कि अपनों में हो जाए, लेकिन जब वालिदैन राज़ी थे, करने में खुश थे, तो वालिदैन के आगे कौन बेटी सर उठाती है। तो मैंने चुप करके शादी की। शादी के बाद फिर मामलात ख़राब होते गए। फिर माँ मेरी हमेशा पीछे लगी रहती थी कि जाहिर सी बात है कि नई नई शादी थी तो कंप्रोमाइज़ एडजस्ट होते टाइम लगता है। गैर लोग थे तो ज़रा सा हम मियाँ बीवी में कोई झगड़ा होना तो मेरी वालदा ने फ़ोन करना या आना उसने देखना, तो एक ही लफ्ज़ उनकी ज़बान पे रहता था हर वक्त के इससे तलाक़ ले लो, तुम तलाक़ ले लो। तो मैं उनको कहती थी कि जब मेरी शादी कर रहे थे तो मेरे चाचू लोग सब आए थे, उन्होंने मना किया था, कहा था कि हम अपनी बेटी बनाते हैं, इन्होंने इनकार कर दिया। फिर मैं समझदार थी, मैं अपनी वालदा को यही जवाब देती थी कि मम्मा आज आप ये काम मुझसे करवाती हैं, आप जो कहती हैं डिवोर्स ले लो, तो फिर पूरी फैमिली वाले पीछे हंसेंगे। हमें नहीं दी तो बेटी आगे भी नहीं बसी। फिर मेरी माँ ने कहा कि बेटा प्रेगनेंसी नहीं होने देनी आपने, अभी इनको देखना है ये कहाँ तक चलता है, कैसे चलता है। इब्राहिम का नाम लेती थी, तो अगर ये सही ना चले तो मैंने आपकी डिवोर्स इनसे लेनी है। मैंने फिर भी अपनी माँ की बात टाल दी। मुझे माशाल्लाह से पहली बेटी हमल हो गया, मुझे पहली बेटी हुई मेरी, तो मैंने अपने रिश्ते को घर में मजबूत बनाना शुरू कर दिया। जहाँ तक होता था कि कोई हमारे घर में झगड़ा हो भी जाता मियाँ बीवी का, तो मैं अपने वालिदैन को नहीं बताती थी।
मैं इब्राहिम के साथ खुश थी। अगर एक टाइम वो झगड़ा कर भी लेते थे तो दूसरे टाइम वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी वैसे जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत कंप्रोमाइज़ मेरे साथ करते थे। मेरे वालिदैन ने इस काबिल नहीं छोड़ा हुआ था मुझे इतने हालात करके कि मैं किसी काबिल, आज मैं जिस स्टेज पे हूँ या कोई हुनर भी मेरे हाथ में आए तो मेरे मियाँ ने मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के मुझे उन्होंने पार्लर का कोर्स भी करवाया था, मुझे उन्होंने बाइक चलाना भी सिखाई थी। मुझे अपने जैसे वो मर्द थे ना, मुझे कहते थे कि तू मेरी बीवी नहीं है, तू मेरा मर्द है। मुझे अपने शाना बशाना लेके वो चलते थे। ना कभी उन्होंने मुझे कहीं पे रोका, ना मैंने उनको रोका। हम वो कहते थे दिन है तो मैं भी कहती थी दिन है, वो कहते थे सुबह है तो मैं भी कहती थी सुबह। हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। माँ मेरी जब भी लगी रहती तो उसको देखती यही कहती कि तू भी, हालांकि माएँ खुश होती हैं, लेकिन मेरी माँ को पता नहीं क्या वो था बीच में। मैं अपनी माँ को बिठाती थी, पूछती थी अम्मी कि मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, चलो 4-5 हूँ फिर भी समझ में आती है, आप मेरे साथ ये रवैया क्यों रखती हैं। वो कभी कुछ नहीं बताती थी। फिर मेरे भाई की शादी हो गई, उसको ब्याह के लाई तो भाभी के साथ भी सेम यही हाल करती थी। यहाँ तक कि उनको कोई चीज़ लेके खानी होती थी फ्रिज में तो वो इजाज़त मांगती थी, फिर फ्रिज को हाथ लगाती थी। समझा के अम्मी को समझा के उनके घर के मामला। फिर मेरी माँ ने कहा कि जिस तरह मैं बहू को जूती की नोक पे रखना चाहती थी, तूने वो काम मुझे नहीं करने दिया। तेरा तो काम बनता था तू भाभी के साथ थप्पड़ से बात किया कर। मैं कहती थी कि मेरी 4 बेटियाँ, अम्मी वो भी किसी की धी बहन है जिसको हम ब्याह के लाए, अम्मी हम क्यों करें भाभी के साथ। कहती जो मामला मैं उसके साथ करना चाहती थी वो अब मैं तेरे साथ करूँगी, तूने मुझे उसके साथ ये रवैया नहीं रखने दिया, मैं वो रवैया तेरे साथ रखूँगी। वही जो मेरी सोच में थी, सोच के मेरे उससे भी बढ़ के इन्होंने उस दिन हाल कर दिया। इन्होंने हमें सामान ना रखने दिया, वो दिहाड़ियाँ जब्त हो गई, उसकी बाजू टूटी, जो मिस्त्री को मैंने दिहाड़ी दी वो जब्त कर ली इन्होंने हमारा सामान उठा के गली में फेंक दिया। बल्कि इसने अपने दोस्तों को कॉल कर दी कि मेरी बहन ने मेरे बाप का गला दबा दिया है, तुम लड़के लेके आओ, इनको मार देना है, ये करना है वो करना है। ये मामला करते करते चुप करके हम रोते हुए बच्चों को साथ लेके वहाँ से निकले। गलियों में 2-3 में पता किया, हमें मकान वहाँ मिला, हमने फ़ौरन वहाँ पे सामान वगैरह शिफ्ट किया, रहने लग गए। हम फिर भी सब मामला भूल गए थे। फिर यहाँ बस्ती लंगड़ियाल में बैठे मलक रियाज कक्कड़ हैं, उनके पास हम गए। हमने उनको कहा कि हमारे हालात ख़राब है, इन्होंने हमें निकाल दिया घर से, तो थोड़े बहुत हमें ना इनसे दिहाड़ियों के पैसे दिलवा दें ताकि हम अपना घर का ना सेटअप चला सके। उन्होंने इनको बुलाया, इनसे बातचीत की, तो उन्होंने इनसे बातचीत करके 60,000 बना हमारी दिहाड़ियों का। इन्होंने हमें 30,000 दिया। 30,000 भी देते देते लड़ते लड़ाई करते करते इन्होंने वो फूल बेचने पहले भी जाते थे इब्राहिम, 5-6 साल उसको हो गए थे फूल बेचने जा रहे थे। तो वो फूल बेचने जाता था, उसको रोज़ धमकी देनी इन्होंने कि तेरे पास जो 4 आठने जमा हो रहे हैं ना, तुझे वही नहीं बैठने दे रहे, जब हम तुझे नुकसान देंगे, स्टार्ट से यही कहते तुझे नुकसान देंगे, तेरा वो पैसा ख़त्म होगा, तुझे सुकून आएगा। या जैसे तू गली से निकलता है, रात को 3 बजे फ़्लाइट होती है, ये जाते थे तो कहते हैं तो तुझे हम रास्ते में फायर मार देंगे। इसने मुझे आके बताया कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा वो तो पागल है। मैंने कहा भाई ये ऐसा थोड़ी ना करेगा। मैं फिर भी चुप कर गई। भाई था यकीन, इतनी सोच नहीं थी कि इतना घिनौना वो काम कर देगा। तो 2-3 दिन गुजरे, मेरी बुकिंग आई थी तो मैं सूरज मियानी दुल्हन तैयार करने गई डेरे वालों की। 4 दिन का उनका ऑर्डर था। मैं गई, पहले दिन मैं मेहंदी का फंक्शन अटेंड करके आई तो इन्होंने पीछे ना मेरे चाचू को बुलवाया, एक नशई है इशफाक उसका नाम है। इन्होंने पूरा प्लान तैयार किया, भाई कितने बजे निकलती है, इसके बच्चे कितने बजे ट्यूशन होते हैं, कैसे ताला होता है। दूसरे दिन जब मैं बारात का काम उनका करके मैं घर वापस आई तो मेरे घर का अब घर के 3 कमरे थे। तो 11वें महीने की 15 तारीख को मैंने मकान शिफ्ट किया वहाँ पे। तो 12वें महीने की 24 तारीख को चोरी हो रही है, हालांकि मेरे घर कोई नहीं आता जाता था वहाँ। एक दफ़ा सिर्फ यही आए थे, ये जो 30,000 देना था इन्होंने उसी चक्कर में, तो इन्होंने सेटिंग घर की देखी थी। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद इब्राहिम मकतूल की वालदा मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे कि किस तरह से वालदा को बुढ़ापे में एक नौजवान कह लें, उधेड़ उम्र शख्स का कह लें, 40 साला मोहम्मद इब्राहिम का गम बूढ़ी वालदा को किस तरह से मिला, क्या जज्बात हैं इस वालदा के, क्या एहसासात हैं, जब इन तक खबर पहुंची तो इन पर क्या गुजरी, ये तमाम तर सूरत हाल वालदा से ही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिरामा माई। अम्मा जी, बड़ा डोखे तुहाडा जवान पुत्र कोई तरीके नाल बेदर्दी नाल कतल किया गया, तो किवें खबर मिली, तो जिहड़े वेले तो खबर मिली तो तुहाडी उस वेले क्या कैफियत हो सी? मेरे को खबर पीछे मिली है मैं कि मेरे पुत्र क्या है आदन वो अस्पताल पे थे, गोली लगी है तो वो अस्पताल गया पे मैं वाला है तो थी के रही रो पाइया
ते आके हस्पताल मैं के मेरे को घेन जुलो आके कोई ना तू पीछे बनी आके ते को घेन में बालों को घेन मैं घर बैठी रह गई मैं वाला ये तो मैं आके मैं तू आधा पिया मैं हूँ मैं आके तू एक ये मेरे को कहना सहारा है मैं के मेरे को तो तू आधा में भाई अम्मा ना मनी हूँ आप बहना पे मैं के मैं ते कुछ ठीक है मैं के वो भैया तब बोले बस वाला मैं आदियम यो तू न फूल ये कर फूल शुद्ध ये करे ना बधाई ओ आधाई मैं मरेसा कौन आधा मैं दे ये शानू आधा मरेसा मैं आदियम छोड़ दे वो आदियान कोई ना भाई चलो गुजारा तो थी ना पे मैं गुजारा रहना पिया मेरे निके बालन छोरियां मैं हिना इंते पछो वदन थिया भला के वल ओ एक पेरी ढकवाए ने वल बे पेरी जो कीतने वल मारे ने कुटे ने वल कान काप गई दान इतना सारे सट लगे हन अखीर वाल है ता रह गया हस्पताल वाल आराम आया सी वाल मगर लग गया वाल मेरी नूह को मारा कितने अरसे तो इन्ना दही में झेड़ा चलदा बताई साल चलता रह गए वाले ये कीतने वाल मेरी नूह गई ये कीते सी पुत्र मेरा भी पर्चा दिवाए ने उन्हें पर्चा दिवाए वाले वो लुका रह गए वाले इन्ना को फद गई दे सी तो टोटल कितने बाल हैं मेरे जीवन 6 ते 5 कच्चे गए 5 दिया अच्छा ते 6 जाग दिया और एक पहलो मोया ही बड़ा पुत्र ते उनके 3 बाल हैं एक दूधिया ते एक पुत्र है अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਕਿਵੇਂ आदत है न करे सुन देखो होने वाला इंसाफ चाहिए सबको सबको इंसाफ नहीं मिलता पे मुलजमान पकड़ी जे खड़ोते हैं जी हाँ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਤੇ ਆਣੇ ਜਾਂ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਿਤੇ ਆਣੇ ਉਹਨਾਂ को माफी देसो कोई ना बिल्कुल कोई ना अच्छा या सादे को मारे न ता वही में ये थी बने फांसी चाड़ बने ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ना सादे नहीं लगते ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਵੇ ਉਹਨਾਂ को वायरान सादे में तकदीर काम कीते ਜਾਣਦੇ ਹਾਵੇ ਉਹਨਾਂ को ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ हाँ थोड़ा बहुत जान दे आपसे अच्छा ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈरह ਦੇਨੇ ਆਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ को क्या आदेन आध्याना समरे सु वहाँ के मैं बड़ा थिया मैं नहीं डरता बड़ा रह गया पहले मारे ने मार के यो कहते ने इतना के किर्च मारने उतो मार के तो वाले ये इतना सोटे मारे ने वाले है तो चाहिए गए नु को मान कहते पलाट में सट गए ने गोली मारी ने अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ क्या करना चाहते हो क्या अपील करना चाहते हो फांसी चढ़े मुलजमान फांसी चढ़े हाँ बस नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी मकतूल मोहम्मद इब्राहीम की वालदा जो बता रही थी कि कौन कौन से मुलजमान हैं जो इस तमाम तर केस में मुलविस हैं पुलिस का किस तरह से रवैया है और क्या एक ही अपील की जा रही है कि जिस तरह से बेदर्दी से हमारे मोहम्मद इब्राहीम का इन्होंने मर्डर किया है तो उस तरह से कानून के मुताबिक इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अब आप ये बताएं कि ये वहाँ से मसला आपका स्टार्ट हुआ, हाँ जी, ठीक है, उसके बाद फिर ये फूल वाली बात से लड़ाई कैसे शुरू हुई? ये अब फिर फैज़ान आपको आकर थ्रेट करता था, आपको कोई धमकी देता था या इब्राहीम को धमकी देता था? ये फिर मामला लड़ाई झगड़े से निकल कर ये यहाँ तक नौबत आकर कैसे पहुँची? फिर
वही जब इब्राहिम काम करते थे, फूलों का फूल बेचते थे, तो उसी दौरान हमने चोरी के केस में इसको फिजान को अंदर उठवा दिया था। ठीक है। मामला तय हो गया, 3 जाने हमने चूज कर लिया, उन तीनों में से इनकी गवाही देने कोई भी नहीं गया। एक इनका सगा मामू था, मेरा भी सगा मामू हो गया, एक वो मलक रियाज इनकी बहुत साइड लेते थे वो हो गए, एक और हो गए। वो मामला सुलह देने कोई नहीं इनकी कसम देने गया, फिर भी इन्होंने 1 लाख दिया, मैंने वो केस बैंड करवा दिया। मैंने कहा चलें छोड़ दें भाई, माँ बाप है, हम फिर भी चुप कर गए। उन दिनों इब्राहिम जैसे फूल बेचने जाते थे, ये उसको धमकियां देते थे, जैसे उसको कहते कि तेरे पास पैसे हैं 4 आने, तुझे सुकून नहीं करने दे रहे, तुझे रास्ते में जैसे घर से निकलता है गोली मार देंगे। तो इन्होंने पैसे फर्स्ट इन्होंने कदम उठाया, पैसे चोरी कर ले, वहाँ से मामला बिगड़ते गए। फिर इब्राहिम जब अकेला खड़ा होता था, पैसे चोरी करने के बाद ये उसको वहाँ पर मारने लग गए थे। मैं एक दिन अचानक वॉशिंग मशीन लगाई थी, कपड़े धो रही थी, इब्राहिम की कॉल आई कि वो छोटा भी साथ है, बड़े वाला आ गए इधर लड़ाई कर रहे हैं। मैंने कहा आप कुछ ना कहो, आप आओ मुझे ले जाओ। मैंने कहा मेरे भाई हैं, मैं खुद बात करती हूँ, आप उनसे कोई बात ना करो। किस जगह पर बेचते थे? एयरपोर्ट गेट के आगे बेचते थे उस वक्त। हाँ जी। तो मैं फिर गई इनके साथ, मैंने जाके बात की, तो वो छोटा बहुत ऐसी गलीज गालियां देते थे वहाँ पे दोनों भाई मुझे मिलके कि नाकाबिले बर्दाश्त होती थी बेटियों से। सगे भाई सगी बहन को गालियां देते थे? जी, जब भी गालियां स्टार्ट करते थे बेटियों से उठा के स्टार्ट करते थे। तो जाहिर सी बात है हमारी माँ को कदर नहीं थी, मेरी 4 हैं, तो उनको कोई ज़रा सा लफ्ज़ कह दे तो मेरा तो दिल फट जाता है, मुझे तकलीफ होती है क्योंकि मैंने पैदा की हैं। अब पता नहीं मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है या उठाया कहाँ से कहीं से, ये नहीं पता कि वो ऐसा अशर क्यों करती थी। मैंने कहा डट के मुकाबला करती रही, मैं करती। फिर मोहम्मद अली के बाप को ये पैसे दे दे के चौक में लाते, वो आके इतनी फाशिया गालें देता मुझे, तोरत फलानी औरत, कितनी गलीज मुझे रोड पे आके बातें करके जाता था मोहम्मद अली का बाप। मैं चुप करके उसकी बातें बर्दाश्त करती थी कि बच्चों का मैंने पेट पालना है। बहुत बुरे तरीके से यहाँ आके मोहम्मद अली का बाप ऊंचा ऊंचा खड़े होके वहाँ पे गालियाँ देता था मुझे। मैंने इसकी बातें फेस की, मैंने इसका सामना किया। फिर इन्होंने 8 मुहर्रम वाले दिन इन्होंने प्लान बनाया, प्लान बना के इन्होंने मेरे मियाँ को और मुझे 8 मुहर्रम वाले दिन इन्होंने रोड पे बेतहाशा मारा। वहाँ पे एजेंसी वालियों ने कुछ वीडियोस वगैरह भी भरी, कुछ हुआ जो हुआ। इन्होंने मेरा दुपट्टा उतार लिया था, मेरा दुपट्टा उतार के लेके शॉप पे रख दिया इन्होंने। लोहे का राड था जिससे मेरे भाई ने मुझे मारा, मेरी टांगों पे मारे, निशान पड़ गए, मेरी आंखों पे मारे, मेरा सारा मुंह निशान उनसे भरा हुआ था, बाजू मेरे सूज गए थे। मेरे मियाँ को भी मारा इन्होंने, उसके सर जब ये मारते थे उसके सर पे वार करते थे, उसका सर फाड़ते थे, उसको और चोट नहीं देते। इनको पता था कि दिमाग की हड्डी टूटी हुई है। इन्होंने सर पे वार किया, जब वो नीचे गिर के बेहोश हो गए, मैं उसके ऊपर लेट गई। इन्होंने ऊपर से मुझे तसल्ली करके इन्होंने मारा। मेरा बाप कहता था मार मार इसको, तो ऊपर से भाई मेरा मुझे मारता रहा। मैं जैसे ही संभली मैं फ़ौरन थाने पे गई, बगैर दुपट्टे के मैं थाने पे गई। मुझे उन्होंने कहा कि आप जाओ, आप मेडिकल करवा के लाओ। हालात पूरे सूरत है, जब मैं मेडिकल करवाने के लिए गई, मेडिकल करवाया, 4-5 दिन लग गए इस मामले को करते करते। मेडिकल आया, बाद में पता चला जी आपका तो मेडिकल नील है, मेडिकल में कुछ है नहीं, क्या पर्चा आपका काटे, मेरा पर्चा नहीं हुआ। तो इस तमाम तर सूरत हाल में आपको पुलिस वालों ने कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं, उस वक्त कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, किसी किस्म का कोई उन्होंने हेल्प नहीं की, ना कोई बल्कि वो उस वक्त गुस्से होते थे जब 15 हमें ये मारते थे, हम करते थे, तो थाने से हमें जो कॉल करते थे वो कहते थे कि हम घर वहीं ना बना लें, तुमने बाप का घर समझा हुआ है, तुम मिनट बाद थाने वाले कहते थे, पुलिस वाले कहते थे? थाने वाले उस वक्त कहते थे ये बात। नाजरीन, यहाँ मैं एक चीज़ आपको ये ज़रूर बताता चलूँ, यहाँ थाने वाले इन्हें क्या कहते थे 15 करने के बाद कि यानी पुलिस हमारी मुहाफिज है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो मुहाफिज है पुलिस हमारी, और जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले इंसान पुलिस को कॉल करता है, और पुलिस वाले ही इन्हें ये कहते थे कि आपने इस तरह से हमें समझा हुआ है कि हम सिर्फ आपके ही ज़ाती तौर पर मुलाजिम हैं, हम सिर्फ आपके ही प्रॉब्लम को लेकर अपना घर वहीं पर बना लेते हैं। ये पुलिस वालों के अल्फाज थे। फिर तो ये फिजान के अल्फाज हैं। उन्हें कहा है कि हमने इसको बहुत समझाया है। जब मैं सुलह की तरफ बढ़ती थी तो मुझे ये कहते थे कि एक तो यहाँ से ये काम छोड़ दे, दूसरा हमने केसों पे 9 लाख लगाया, हमें ये 9 लाख दे दे तो हम अपना पर्चा वापस लेते हैं। मैं 9 लाख इनको कहाँ से देती अपने भाई को? इसकी एक डिमांड होती है, ये यहाँ से काम छोड़ दे, बिल्कुल ख़त्म कर दे, नज़र ना आए, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है ये मुझे नज़र ना आए, और 9 लाख मुझे दे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद इब्राहिम मकतूल की बड़ी बेटी मौजूद हैं। स्कूल पढ़ती थीं, स्कूल क्यों छूट गया, पहले कहाँ रहती थी, अब कहाँ रहती हैं, और अभी तक इन्होंने स्टिल स्कूल क्यों ज्वाइन नहीं किया। हुरम बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कि वो पहले किस स्कूल में पढ़ती थी। बेटा, आप पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी? पहले हम ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, किस जगह पर? चैनमाड़ी। चैनमाड़ी में। अच्छा, तो वो फिर स्कूल आपने क्यों छोड़ दिया? मेरे मामू ने मेरे पापा का कत्ल कर दिया,
तो फिर इसलिए हम यहाँ आ गए और वो हम पढ़ने जा रहे थे वहाँ पर वो धमकियाँ देने लग गए कि ना तुम घर में ही रहो वरना तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा है। अच्छा, कौन धमकियाँ देने लग गया? मेरे मामू। मामू आपको धमकियाँ देने लग गए कि आप बाहर नहीं जाना आपने, नहीं तो आपकी जान को ख़तरा है। तो अब आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? अभी हम स्कूल नहीं पढ़ते। अभी स्कूल में नहीं पढ़ते। तो जब आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ती थी तो कौन सी क्लास में थी? 2 क्लास में। 2 क्लास में थी, माशाल्लाह। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं। नाजरीन, कलेजा ऐसे जैसे इंसान का फट जाता है किसी की बात सुनने के बाद। आज मेरे ऊपर वही लर्ज़ा तारी है। आप सिर्फ बच्ची की बात सुने कि बच्ची बड़े होकर क्या बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है। कत्ल किसी बाहर के किसी शख्स ने नहीं किया, घर के ही शख्स ने, सगे मामू ने इनके वालिद का मर्डर किया है। मेरी तमाम अफसरान से ये एक मुतालबा होगा कि ये किस तरह से इसका हल होगा। हमारे साथ बच्ची मौजूद है, इनसे कोई और बात भी हम पूछना चाहेंगे कि आया ये कोई और बात करना चाहती हैं हमारे से। बेटा बताएं, कोई और बात आप हमारे से करना चाहती हैं क्या? वो कह रहे थे कि ना 60 लाख रुपए ले लो, पर्चा उठवा लो। मेरे बाबा जब फौत हो चुके थे। 60 लाख दे दो, 60 लाख ले लो और पर्चा उठा लो। ये कौन कहता था? मेरे मम्मा के कज़न जो थे और मेरा मामू ने कहता था। फिर मेरी मम्मा के कज़न हाँ मेरी मम्मा को कहते थे कि यानी आप हमारे 60 लाख ले लो, पर्चा उठवा लो और मामला ख़त्म हो जाएगा। और मम्मा को अंदर ले जाते थे, दरवाजे बंद बंद के समझाते थे, किसी को अंदर नहीं आने देते थे। बच्ची की बातें आप सुने तो आपका कलेजा फट जाए और दिल बंद हो जाए कि इतनी छोटी सी बच्ची किस तरह से इतनी पुख्ता बातें कर रही है। नाजरीन, इंसाफ मिलना चाहिए, अफसरान को इंसाफ देना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए मोहम्मद इब्राहीम के मर्डर का। कोमल को और कोमल के घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। इस बच्ची को जो 2 क्लास में पढ़ती है, जिसकी पढ़ाई छूट गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है जिसका, हुरम को उसके वालिद मोहम्मद इब्राहीम का इंसाफ मिलना। नाजरीन, हमारे साथ मकतूल मोहम्मद इब्राहीम के कज़न ज़फ़र इकबाल मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनका क्या मुतालबा है, क्या कहना चाहते हैं वो, कोई ऐसी बात जो वो हमारे से डिस्कस करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? कोई बात जो आप हमारे से शेयर करना चाहते हो, हमारे से कोई ऐसी चीज़ जो आप डिस्कस करना चाहते हो, अपील क्या करना चाहते हैं? मेरी मुख्तसर बात है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब घराना है, मैं एक एमएस ठेकेदार हूँ और इनका उसका कज़न भी हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे कज़न का जो मर्डर किया गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। कोई और बात जो आप करना चाहते हो? कोई आप? बस मुख्तसर बात है, इंसाफ चाहता हूँ। इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहता हूँ। तो अगर वो दूसरी जानिब से फैज़ान अली या वो आपके पास आते हैं कि जी सुलह कर लें या माफ़ी के लिए, तो आप लोग माफ़ी देंगे? नहीं, कोई माफ़ी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया है। मेरे अपने रब से अपील है, मैं रब से अपील की है कि या अल्लाह तो इनका वारिस है, वो वारिस था जो चला गया है, ये किस तरह पे जाएगा, ये क्या करेंगे, इनका कौन जिम्मेदार बनेगा, इनका कौन सही बनेगा, इन 4 बच्चियों का, इस घराने का, इस माई का कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी उठाता है? एक रब तू है, तूने पैदा किया, तूने सब कुछ, तूने ही सब कुछ दिया, तेरी है ये, और हमें इसका इंसाफ चाहिए इन बच्चों के लिए। इंसाफ चाहिए। नाजरीन, जितने भी लवाहिकीन जिन्होंने हमारे से बात की, उन सब की जानिब से सिर्फ़ एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि इंसाफ चाहिए। ज़फ़र इकबाल मकतूल मोहम्मद इब्राहीम के कज़न हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से सिर्फ़ एक ही मुतालबा किया जा रहा था। 4 बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, इनकी कफ़ालत कौन करेगा? इंसाफ चाहिए। नाजरीन, हमारे साथ आइएगा। नाजरीन, शुरू से लेकर एंड तक हमने आपकी अदालत में तमाम वो हक़ाइक़ पेश किए, तमाम वो चीज़ें पेश की, तमाम वो बातें, तमाम वो लवाहिकीन की दाद रसी, लवाहिकीन की जितने भी इंसाफ के लिए उनका हसूल था, रोना, तड़प तड़प कर बच्चों का बिलखना, एक बेवा का अपने शोहर के लिए इंसाफ की फराहमी का मुतालबा करना,
वो तमाम चीज़ें नाजरीन हमने आपकी अदालत में पेश की। हमने पूरा आपको केस दिखाया, सुनवाया, हमने आपके लवाहिकीन से भी बात करवाई और साथ ही हमने आपके अदालत में वो तमाम हक़ाइक़ भी पेश करने की कोशिश की जिससे आप ये फ़ैसला कर सकें कि दर हकीकत इस केस का है मुजरिम कौन। नाजरीन, अब मुसलसल तीसरी मरतबा राब्ता करने के बावजूद भी SHO साहब से वक्त लेकर उनके पास थाने आने के बावजूद भी नाजरीन सिचुएशन ये है कि हमें पुलिस एहलकार और पुलिस अफसरान मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा नज़र आते हैं। हमें तमाम पुलिस अफसरान जितने भी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पता नहीं क्यों इंतज़ार की सूली पर ही लटकाया हुआ है उन्होंने। हमारा SHO थाना कैंट से राब्ता हुआ, हम यहाँ पर आए, हम यहाँ पर इंतज़ार करते रह गए, उनसे बात करने की भी कोशिश की, उनसे मुसलसल राब्ता भी रहा, मुजरिम कौन की टीम ने राब्ता भी किया, मगर हमें क्यों पुलिस अफसरान मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा नज़र आते हैं। नाजरीन, ये सारा वक़ूआ तो पजीर हो गया किस तरह से मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके अपने ही सगे बहनोई को मौत के घाट उतारा। ये तमाम तर वक़ूआ तो चलता रहा, ये तमाम तर कहानी एक जानिब जहाँ सरजद हो रही थी तो दूसरी जानिब हमारे रोही के मोस्ट सीनियर क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर माहिर इमरान भी अपनी तमाम तर जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव और जितने भी इंटेरोगेटिव रिपोर्टिंग है वो भी कर रहे थे। तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर माहिर इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। माहिर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अब भी स्नैरियो देखते हैं तो स्नैरियो कुछ इस तरह के कि हम जैसे लोग भी यानी मीडिया की टीम भी अगर जाती है तो घंटों इंतज़ार करवाया जाता है, तो आम शहरियों के लिए क्या मामलात होंगे कि एक बंदे के साथ अगर हादसा हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है या उसके घर में मर्डर हो रहा है, तो उसके साथ पुलिस वालों का ये रवैया क्या कहना चाहेंगे? हसन, बिल्कुल आप एक कहानी बता रहे हैं, एक वो स्टोरी बता रहे हैं जिसकी वाकई ज़रूरत थी कि हुकाम बाला जो हमारे हैं, जो हमारे IG हैं, उन्हें इस चीज़ का पता चलना चाहिए। सबसे पहले आपने पूछा कि किस तरह से ये डिग आउट हुई स्टोरी। देखें, जब हमें इतला मिली, मुख्तलिफ सोर्सेस से इतला मिल जाती है कि वहाँ पे फायरिंग हुई है फूलों की दुकान पे और ऐसे इब्राहिम नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया है, उस पर गोलियाँ लगी हैं। मौके पे हमारी टीम पहुँची, आहो बका थी वहाँ पे, उसकी बीवी भी कोमल पहुँच चुकी थी, बच्चे भी छोटे छोटे आहो करा कर रहे थे और एक सन्नाटा छाया हुआ था। देखें, भरे बाज़ार में किसी को इस तरह से हसन कत्ल कर देना कि ये तो मैं कहता हूँ कोई जैसे बनाना स्टेट है वो या कोई ऐसी जहाँ पे कानून कहा जाए इंसानियत की तौहीन है, इंसानियत की तौहीन है। अगर होगा। बिल्कुल ऐसी है। थाना कैंट कुछ ही उसमें मुसाफत पे है, यानी कि 10 से 15 मिनट की दूरी पे अगर पुलिस हो तो उसी वक्त पहुंच सकती है। 15 भी लोगों की तरफ से की गई क्योंकि सरेआम गोलियां जो हैं वो मारी गई थी और वहाँ पे लोग सारे डरे हुए थे, सहमे हुए थे। मुल्तान पुलिस की मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ रिट को मजबूत करने की ज़रूरत है। CPO मुल्तान, अब थाने की बात कर रहे हैं, थाने में भी आप गए और उसकी बीवी भी, उनसे हमारी भी बात होती रही तो उन्होंने कहा पुलिस की जानिब से हमें कोई सपोर्ट जो है वो नहीं है। जब भी थाना कैंट में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारी इंतज़ार करना पड़ता है। साहब जी अभी मीटिंग में है, साहब जी ये कर रहे हैं, साहब जी वो। तो देखिए, कातिल से बड़ा कौन सा जो ऑफेंस है वो हो सकता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे मुल्तान पुलिस के आला हुकाम को चाहिए कि इसके लिए कोई स्पेशल जो टीम है JI टीम तश्कील दे के जो है इसको इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि इस वक्त जो मुल्ज़मान है उस मुतासरा का भी यही कहना है कि उसे थ्रेट मिल रहे हैं, उसके बच्चों को वो, क्योंकि फैमिली मेम्बरान है मुल्ज़मान भी, तो वो कहते हैं कि वो हम मार देंगे। तो ये सिर्फ लालच थी, सिर्फ लालच की वजह से जो है इस इब्राहिम एक बेगुनाह शख्स को मारा गया जो हलाल रोज़ी कमा रहा था अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। इमार साहब, यहाँ पर आप हमारे नाजरीन के लिए, स्पेशली वो लोग जो मुतासर हैं, पुलिस के रवैये से मुतासर हैं, आप यहाँ पर नाजरीन के लिए और पुलिस वालों के लिए, महकमा पुलिस के लिए, जहाँ एक जानिब मैं यहाँ पर ये बार बार बात रजिस्टर इसलिए करवा रहा हूँ कि IG पंजाब रोज़ाना की बुनियाद पर नई चीज़ें इनिशिएट कर रहे होते हैं कि हमारे अफसरान की ये कारकर्दगी है, मगर दूसरी जानिब चिराग तले अंधेरा है कि अफसरान जहाँ एक जानिब इतने अच्छे काम कर रहे हैं, दूसरी जानिब लोगों को इंसाफ ही नहीं मिल रहा। तो इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैसेज ये है कि देखें, लोगों को घरों से उठा के हब से बेजा में रखा जाता है 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते।
दूसरा, जो लोगों के साथ जुल्म होता है उनकी सुनवाई नहीं होती, हालांकि SOPs भी हैं, कितनी देर में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, पूरी SOPs हैं। पुलिस छोटे एहलकार जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लेवल के जो जिन लोगों का लाजून सामने होता है, उन साइलिन के साथ होता है, उनको अपना रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि आला हुकाम ने पूरी तरह SOPs बना दिए हैं, लेकिन SOPs फॉलो इसलिए नहीं किए। उन्हें पता है कि अगर उनके खिलाफ शोकाज़ा इंक्वायरी होया तो अर्दल रूम में उनको फिर बरी कर देना है, उनको फिर जो है उनके सारी सज़ाएँ ख़त्म कर देनी है। तो डर ख़त्म हो गया। जब तक सख्त महकमाना सज़ाएँ नहीं होंगी उनकी, तो तब तक ये जो जिनका लाजून साइलिन के साथ होता है वो अपना किबला दुरुस्त कभी भी नहीं कर सकेंगे। उमर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से आपने नाजरीन को बड़ा अच्छा गाइड करने की कोशिश की। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, इसमें तो शक वाली कोई दूसरी बात ही नहीं है कि जब तक मुतलका अफसरान, मुतलका हुकाम डायरेक्टली आवाम के साथ अपना लाइजोन अच्छा नहीं रखेंगे, जब तक आवाम को जितने भी दरपेश मसाइल हैं, जब वो थाने जाते हैं और अगर मुतलका ऑफिसर थाने में ही मौजूद नहीं है तो आवाम के मसाइल कहाँ से हल। आपका शोहर भी चला गया, आपके सर से एक ताज भी उठ गया, अब दूसरी तरफ भाई है आपका, अब आप मुतालबा क्या करना चाहती हैं? मुलजिमान गिरफ्तार हैं या नहीं है गिरफ्तार? एक मुलजिम गिरफ्तार है, दूसरा तो क्या नाम है जो मुलजिम गिरफ्तार? फिजान, यानी आपका भाई गिरफ्तार है। तो अब आप क्या मुतालबा करना चाहती हैं, अपील क्या करना चाहती हैं? अपील यही है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, तो इसको फांसी दिलवाई जाए। मैं नहीं चाहती कि वो जिंदा बचे, क्योंकि जिस दिन मेरे मियाँ को मारा गया मैं साथ खड़ी थी, मैंने अपनी आंखों से उसको मरते हुए देखा है। वो जिस तरह तड़प रहा था और जिस वक्त उसने दम तोड़ा है उस वक्त भी उसके हाथ मेरे हाथों में था, बहुत तड़प रहा था वो। इन्होंने बहुत जुल्म किया है, पहले उसको डंडों से मारा गया है, फिर उसको फायर मारा गया है। कसूर क्या था मुझे ये बताया जाए। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमें जीने का हक नहीं है? हम कोई अनलीगल काम तो नहीं कर रहे थे, हम लीगल तरीके से कमा रहे थे, मेहनत मजदूरी कर रहे थे। मैंने बहुत भाग दौड़ भी की कि हमारा ये काम यहीं रुकवाया जाए, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। 4 बेटियां हैं मेरी, अब इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है, मेरी बेटियों की कफालत का ज़िम्मा कौन लेगा? अब उल्टा मुझे भी वो मोहम्मद अली धमकियाँ दिलवा रहा है कि इसके ससुराल वाले गरीब लोग हैं, तो पैरवाई करने वाली यही औरत रह गई है। तो रिकॉर्डिंग में भी ये मौजूद था कि हम इसको मार के हम थाना ख़रीद लेंगे, हम 5-10 लाख थाने को दे देंगे। IG पंजाब, यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि IG साहब, आप तो अपनी पुलिस के लिए कितनी वेलफेयर के सारे मामलात देख रहे हैं। आपकी रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी बहादुर अफसरान के साथ वीडियोज़ आई हुई होती हैं, लेकिन साथ ही आपको इन तमाम चीज़ों से भी कतई नज़र नहीं होना होगा कि आपके ही थाना जात में इस तरह के काम भी हो रहे हैं। आपके ही थाना जात में जो पुलिस एहलकार भर्ती हैं, जो इन वर्दियों के पीछे मुलविस घनौनी काली भेड़ें हैं, तो IG साहब आपको उनकी भी सरकूबी के लिए कोई ना कोई कदम उठाने होंगे। वज़ीर आला पंजाब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के लोग जिनके साथ इतनी जुल्म और ज़्यादतियाँ हो जाएँ और इस तरह से बर्बरियत ढाई जाए कि उनके घर में 4 बेटियाँ हों जिनकी कफ़ालत करने वाला भी कोई ना हो। अब उसकी फिजान के यही बयान थे कि मैं 5-6 लाख थाने पर डाल के थाना ख़रीद लूँगा, तो मैं देखूँगा कि कहता मैं कानून में घुस के अब मैं इस चीज़ का वो बन चुका हूँ कि मुझे कानून चलाना आता है। उसने बल्कि रिकॉर्ड में कानून को भी गालियाँ दी हुई हैं। वो कह रहा है, कहता है कि आज का दौर है कि जो मुलजिम होता है पैसा डाल के कानून ख़रीद के मुद्दाई बन जाता है, जो मुद्दाई होता है वही मुलजिम बन जाता है। और वही कार्रवाई मेरे सारे ससुराल वाले हाजिर हैं, आप आ सकते हैं, जिसने करनी हो तशवीश पूछ सकते हैं कि मैं कैसी हूँ, कैसा मेरा करैक्टर था। अगर मैं कोई 19-20 वाली लड़की होती या औरत होती तो मैं ये 4-5 बच्चे, मेरे 3 बच्चे ज़ाया हुए थे, तो मैं एक मियाँ में से ना करती, मैं अब तक स्टेप कोई ना कोई ले चुकी होती। तो अगर मैं ऐसी वैसी कोई बदकिरदार औरत होती तो मैं रोड पे अपने आप को जलील होने के लिए खड़ा ना करती। मैं पढ़ी हुई थी माशाल्लाह, मैं कोई अच्छा वो कर सकती थी, मैं अपने मियाँ के पीछे अपनी जान की बाजी लगा के नहीं ना खड़ी होती। लेकिन एक तरफ अब मेरे केस को गलत रोक दे के केस का रोक मोड़ा जाने की कोशिश, केस के रोक को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं फिर भी जहाँ बैठूँगी सुरखरू उठूँगी, हर तरफ से मैं पाक साफ उठूँगी, कोई ऐसा वो नहीं था। तो अब इस कत्ल को भी
जिसने ये काम किया है वो गैरत का नाम दे रहे हैं। मुझे ये बताया जाए कि ये कहाँ का इंसाफ और कानून है, ये किस चीज़ की गैरत है कि एक तरफ बेटी को रोड पे मारा जाए बेतहाशा, उसके कपड़े फाड़ दिए जाए, दुपट्टा सर से उतार लिया जाए, उसको निशान किया निशान जुल्म का निशाना बनाया जाए। मार्केट पूरी वहाँ पे मौजूद थी, बंदे इकट्ठे हो जाए देख रहे होते थे कि उस औरत को रोड पे सर से नंगा करके मारा जा रहा है। उस वक्त उनकी गैरत कहाँ होती थी जब आज गैरत मारना था गैरत की वजह से, तो उनकी बेटी मैं थी, मुझे मारते गैरत की बिना पर। पहली गोली आके मुझे मारते मैं तो खुशी खुशी हो जाती। मेरे सर का ताज उन्होंने मुझसे छीन लिया, आज मुझे उन्होंने किसी जोगा नहीं छोड़ा। जो माँ बाप खिलाने के काबिल नहीं रहे, आज हमेशा अपने बच्चे फ़ख्र से माँ बाप का नाम लेते हैं। मेरी बेटियां आज 3-4 दिन बीमार रही है। छोटी वाली वो मेरी गोद में थी, उस दिन वो काम से हटा हुआ था, उसकी कंडीशन ख़राब रहती थी। मेरा जेठ, मैं और एक दिहाड़ी पर लड़का जो खड़ा किया हुआ, हम फूल बेचते थे। इब्राहिम जस्ट उस दिन हमें सिर्फ लेने के लिए आया हुआ था जब ये वाक़या हुआ है, क्योंकि जो पर्चा लड़के वाला हुआ था उसमें जो हमने मुल्ज़मान रखवाए थे, जो उसमें मुल्ज़िम थे, उनमें से किसी 3 लड़कों की ज़मानत नहीं हुई थी। जिस दिन उसको इब्राहिम को फायर मारेंगे उस दिन पूरे प्लान से इन्होंने प्लान बना के मारा है। जिस लड़का इसका दिहाड़ी वाला लड़का था, इन्होंने उसकी ना अबूरी करवाई थी ना उसकी ज़मानतें थी। वो तब जब से पर्चा हुआ है उससे लेके अब तक काम पे नहीं आया था। जिस दिन इब्राहिम को फायर लगे उस दिन उस लड़के को उन्होंने बुलवा के इस काम पे बिठाया है, तो ये थोड़ी देर के लिए वहाँ से गायब हो गए। बाजी अल्लाह ताला आपको सब्र दें, हम यही दुआ करेंगे, हम भी यही अपील करेंगे कि अल्लाह ताला आपको इंसाफ भी दें। इंसाफ के लिए अगर मैं तो हमेशा एक बात यही करता हूँ नाजरीन के इंसाफ के लिए अगर हमारी तरफ से एक छोटा सा स्टेप भी लिया जाए माशरे की बेहतरी के लिए, तो यकीनन ये हमारी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए एक छोटा सा स्टेप नहीं बल्कि बहुत बड़ा स्टेप होगा। मैं अफसरान से, मैं हुकाम बाला से ये इल्तमास करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि कोमल बीबी को इंसाफ मिलना चाहिए। नाजरीन, आपको हर हफ्ते आपकी खिदमत में हाज़िरी देकर आपको ये तमाम तर केसेस दिखाने का, बताने का हमारा एक ही मकसद होता है कि मुआशरे में जितने भी मुजरिमान मुल्जिमान हैं, अगर इस तरह का कोई केस करेगा तो कानून के मुताबिक सख्त सज़ा का मुर्तकिब करार पाएगा। मगर नाजरीन, यहाँ पर बात फिर वही है कि जब तक कानून हरकत में नहीं आएगा, जब तक लोगों के लिए इंसाफ फराहम करने वाले जितने भी अफसरान हैं, जितने भी लोग हैं, अगर वो खुद ही हरकत में नहीं आएंगे तो आम शहरियों को कहाँ से इंसाफ मिलेगा? आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? अगर जिसके घर में कत्ल जैसा वक़ूआ पजीर हुआ है और नाजरीन अगर उसको भी इंसाफ के लिए इतने दर बदर की ठोकरें खाना पड़ें, अगर उसके मुजरिमान को भी इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी अगर ना गिरफ़्तार किया जा सके, तो नाजरीन क्या बनता है फिर? हमारे मुआशरे का क्या बनेगा? जितने भी लोग हैं जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं उनका क्या बनेगा? नाजरीन, अपने मेज़बान हसन मलिक को सिर्फ़ इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मालिक दो जहान इस देश को अमन का गहवारा बनाएं। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत सा ख्याल रखिए। अगले हफ्ते एक नए केस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।